नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। बीजेपी दफ्तर में जुटेगी पार्टी की तमाम मीडिया टीम। कुछ देर बाद बीजेपी दफ्तर में बैठक होने वाली है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय सह मीडिया प्रमुख संजय मयूख भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे और इस दौरान योगी गोरखपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। योगी नवरात्र के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में अष्टमी नवमी पर देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा वो विजयदशमी को विजय जुलूस की अगवानी भी करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री की ओर से महंत अद्वैतनाथ राजकीय महाविद्यालय ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की कांस्य प्रतिमा का लोकार्पण भी होना है। गोरखपुर में सीएम योगी एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कालीबाड़ी मंदिर में पर्यटन विकास योजना के अंतर्गत कराए गए विकास कार्यों का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री इस दौरान करते नजर आएंगे। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर सुभाष गुप्ता जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आगाज कब तक करेंगे? जी बिल्कुल पूजा, देखिए अब से थोड़ी देर में आधे घंटे बाद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल पर। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु रहे ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की के नाम पे राजकीय विद्यालय का यहाँ पे अभी अनावरण थोड़ी देर में मुख्यमंत्री करेंगे और साथ में उनके उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें 2018 मई में इसका शिलान्यास किया गया था, जिसका आज मुख्यमंत्री अनावरण करने वाले हैं। आपको बता दें ये लगभग 31 करोड़ की लागत से ये पूरी तरीके से बनकर तैयार है और ये गोरखपुर वासियों के या गोरखपुर के छात्रों के लिए एक बड़ी सौगात होगी जो मुख्यमंत्री आज देने वाले हैं। आपको बता दें शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री प्राचीन मंदिर कालीबाड़ी मंदिर में, जो कि लाखों की लागत से पर्यटन विभाग ने उसका जीर्णोद्धार कराया है, उसका भी आज मुख्यमंत्री शाम को लोकार्पण करने वाले हैं। बिल्कुल सुभाष, जब हम गोरखपुर का जिक्र करते हैं, गोरखपुर में नवरात्र का विशेष महत्व है और खासा आयोजन भी इस दौरान देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री खुद जो है विजयदशमी का जो पर्व है, जुलूस जो निकलेगा, उसकी अगवानी करने वाले हैं। क्या कुछ ये खास रहता है कार्यक्रम में? जी बिल्कुल पूजा, देखिए परसों से ये परंपरा रही है गोरखनाथ मंदिर की कि जो भी महंत रहता है या जो भी मठाधीश रहता है वो पूरे 9 दिन जो है व्रत रहता है और 9 दिन मंदिर से बाहर नहीं जाता है। क्योंकि मुख्यमंत्री इस बार अब मुख्यमंत्री हो चुके योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अब मठाधीश के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री भी हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है प्रदेश की। इस वजह से उनको पहली और दूसरी मंदिर में रहते हैं, वो वहाँ पे व्रत रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो कमान संभालने के लिए प्रदेश की जनता के लिए बाहर निकलते हैं। आपको बता दें कि अष्टमी आज है और आज शाम को माता रानी की वो पूजा अर्चना करेंगे और कल भी वो पूरी तरीके से पूजा अर्चना में व्यस्त रहेंगे, वो मंदिर से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी तमाम दर्शकों को दे दें। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। बीजेपी दफ्तर में जुटेगी पार्टी की मीडिया टीम। कुछ देर बाद बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक होने वाली है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस बैठक का हिस्सा होंगे, उसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय सह मीडिया प्रमुख संजय मयूख भी शामिल होने वाले। राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया भी बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए समान विचारधारा वाले दलों को गठबंधन के लिए एक मंच पर आना होगा। आपको बता दें, शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से गठबंधन का इंतजार लगातार कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से प्रदेश में सरकार बनी है कोई भी निर्णय सही नहीं हुआ है, हर वर्ग परेशान है और किसानों का तो बुरा हाल है। इसलिए सत्ता परिवर्तन के लिए सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकाली जा रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चुनावी बिगुल कानपुर से फूका। जाजमऊ गंगा पुल से अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा की मंगलवार दोपहर को शुरुआत कर दी थी। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रथ पर सवार होने के बाद हाथ हिलाते हुए सभी का अभिनंदन स्वीकार किया है। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हर जगह स्नेह मिला अखिलेश यादव को। उन्होंने कहा
कि प्रदेश में जब जब सपा का विजय रथ घूमा है तब तब प्रदेश में परिवर्तन आया है। आपको बता दें कि अखिलेश का विजय रथ कानपुर से हमीरपुर पहुंचा, जहां यमुना पुल पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया था। तो वहीं अब ये यात्रा हमीरपुर से जालौन होते हुए कानपुर देहात दोबारा पहुंचेगी। चलिए, हमीरपुर से हमारे साथ शिवम सिंह और आगरा से प्रदीप रावत जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमीरपुर का रुख करते हैं। हमीरपुर में क्या कुछ अपडेट है शिवम? देखिए पूजा, सपम तरीके से कानपुर से गंगापुर से इस यात्रा का आगाज किया था। उसी क्रम में कल घाटमपुर में नवेली में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने रात्रि विश्राम हमीरपुर में किया और जो पूजा आज का कार्यक्रम है उनका वो यहाँ से सुरारा जाएंगे। सुरारा में एक जनसभा है और अभी फिलहाल सपा सुप्रीमो जो है वो डाक बंगले में अपने कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और वहां से प्रेस वार्ता करने के बाद इनका जो काफिला है इसी रोड के माध्यम से कुरारा जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा देखिए शहर किस प्रकार से सपा की होल्डिंगों से काट दिया गया है और इसी रास्ते से अखिलेश यादव कुरारा जाएंगे। कुरारा में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद संबोधित करने के बाद सीधे वो कालपी में भी एक जनसभा जो जालौन जिले में कालपी पड़ता है तो वहाँ पे जनसभा को संबोधित आगरा का रुख करते हैं। आगरा से प्रदीप रावत हमारे साथ में मौजूद हैं। आगरा में इस समय चाचा यानी कि शिवपाल यादव का जो काफिला है वो पहुंचा हुआ है, क्या कुछ अपडेट है प्रदीप? मुझे ये बता दें कि यहाँ पर कल वृंदावन से निकलकर आगरा प्रगतिशील गठबंधन का यहाँ पर रथ निकला था और उन्होंने आगरा में पहुंचते ही सबसे बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार पर किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि 100 दिन के अंदर भ्रष्टाचार खत्म करने की बात पर सरकार ने कही थी। वहीं योगी सरकार ने भी किसानों को लेकर दुगनी आय करने की बात कही थी। हर जगह विफल दिखाई दे रही है और वही उन्होंने लगा कि अब तो किसानों को धमकाया जा रहा है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के द्वारा जो सारी चीजें हुई हैं लखीमपुर खीरी के अंदर वो सारी बात सही है। उसके साथ ही जब उनसे पूछा गया पत्रकारों द्वारा कि गठबंधन किससे करेंगे, क्या प्राथमिकता रहेगी, तो ना प्राथमिकता के लोग उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी उनकी है। उन्होंने 40 साल समाजवादी पार्टी को दिया है, लेकिन जब से उन्होंने उनका समाज से रिलेशन खत्म हुआ है, संबंध खत्म हुआ है, तो उसके बाद सपा का क्या हाल है ये किसी से छुपा नहीं। ये बहुत बड़ी बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से हम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे विधानसभा चुनावों से आने पहले एक उपचुनाव भी हो सकता है। राज्य के नगर विकास विभाग ने 67 शहरी निकायों में जनप्रतिनिधियों के खाली पदों को भरने के लिए उपचुनाव करवाने के बाबत राज्य निर्वाचन आयोग को इन खाली पदों की जानकारी और ब्यौरा सौंप दिया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि प्रदेश सरकार को तय करना होगा कि शहरी निकायों के इन खाली पदों पर विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव करवाया जाएगा या फिर उसके बाद। हाल ही में हाईकोर्ट ने इस मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इन शहरी निकायों के चुनाव जल्द करवाए जाने का आदेश भी दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में आपराधिक पृष्ठभूमि या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं उम्मीदवार बनाना आसान नहीं हो पाएगा। इस बार केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए कि राजनीतिक दलों को उम्मीदवार घोषित करने यानी कि टिकट देने के 48 घंटों के अंदर मीडिया के जरिए ये सार्वजनिक करना होगा कि उन्होंने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है या अपना प्रतिनिधि चुना है क्या वो आपराधिक पृष्ठभूमि का है, अगर है तो उस पर कितने और किन आरोपों में मुकदमे चल रहे हैं और उनकी प्रगति क्या है। आयोग ने यह भी कहा है कि राजनीतिक दलों को यह भी स्पष्ट करना होगा कि उन्हें साफ सुथरी छवि का ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं मिला जिस पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज न हो और ऐसे साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया। तो वहीं लखीमपुर खीरी की हिंसा में 4 किसान सहित 9 लोगों की मौत के मामले में मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के बाद उसके मित्र अंकित दास के ड्राइवर शेखर भारती को एसआईटी ने धर दबोचा है। यहां पर इस केस में किसानों ने आशीष मिश्रा मोनू के साथ अज्ञात 15 लोगों को नामजद किया। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में आशीष पांडे, लवकुश और आशीष मिश्रा मोनू के बाद शेखर भारती के रूप में चौथी गिरफ्तारी हुई। अंकित दास का ड्राइवर शेखर भारती उस काली फॉर्च्यूनर को चला रहा था जो उस काफिले में प्रमुखता से भागती नजर आ रही है, जिसने कई किसानों को रौंदा तक था।
बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी वाराणसी पहुंचे। उन्होंने यहां कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए दोनों को विभेदनकारी बताया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये लोग अलग अलग मौतों और दुर्घटनाओं को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। लखीमपुर खीरी और पंजाब या छत्तीसगढ़ की हाल ही की घटनाओं को देख लें, इसलिए उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में इनका कोई खासा असर नहीं दिखेगा। तो वहीं अखिलेश यादव की विजय रथ को लेकर के उन्होंने कहा, पहले वो अपना परिवार देख लें, इसके बाद और कुछ देखेंगे। ललितपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। नाबालिग का किशोरी ने अपने पिता सहित कई रिश्तेदारों और नामचीन हस्तियों समेत 25 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। मां के साथ ललितपुर कोतवाली पहुंची 17 साल की किशोरी के एफआईआर दर्ज करवाते हड़कंप मच गया। आरोप है कि उसके साथ पिछले 5 सालों से दुष्कर्म किया जा रहा है। किशोरी को पुलिस सुरक्षा दे रही है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगामी जांच होगी। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के 22 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए नीरज गौतम को अदालत में सुनवाई से संबंधित हुई। मुख्तार की ओर से बांदा जेल से 4 महीने की सीसीटीवी फुटेज और जेल रजिस्टर तलब करते हुए जेल में अपनी जान का खतरा जताते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों तरफ से बहस हुई है। अदालत ने उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव गृह को निर्देशित किया है कि 22 सितंबर और 12 अक्टूबर के प्रार्थना पत्रों के प्रकाश में आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक होगा देवभूमि का। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उधम सिंह नगर का दौरा है। विकास की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। 1 बजे सीएम पंडित बद्री दत्त पांडे महाविद्यालय बागेश्वर, सोब सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कैंपस का शुभारंभ भी करने वाले हैं। दोपहर को 2:40 पर मुख्यमंत्री के पहुंचने का अंदेशा जताया जा रहा है। जिला चिकित्सालय बागेश्वर में आईसीयू वार्ड का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री खुद करने वाले हैं। तो देखिए कार्यक्रम स्थल में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से मुख्यमंत्री के स्वागत में क्षेत्र को होर्डिंग से पाट दिया गया है, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। कंचन वर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कंचन, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, कितनी तैयारियां बाकी हैं? ये देखिए, मैं इस समय किच्छा के जो है इंदिरा गांधी खेल मैदान में मौजूद हूँ और अब से कुछ ही देर बाद जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर शुगर मिल का जो हेलीपैड है, अस्थायी हेलीपैड है, वहाँ पर उतरेंगे और उसके बाद सीधे जो है कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। और यहाँ पर जो है क्योंकि जो यहाँ से विधायक हैं राजेश शुक्ला, उनका जन्मदिन भी है, उसमें भी शिरकत करेंगे और साथ ही करोड़ों रुपए की जो विकास योजनाएं हैं उनका भी मतलब लोकार्पण करेंगे। मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो है किसानों ने उनके विरोध का ऐलान कर रखा है। जिस तरीके से एक बात सामने आ रही थी किसानों की ओर से कि मुख्यमंत्री का जहां स्थायी हेलीपैड बनाया गया है उसका जो है वो घेराव किया जाएगा, वहां प्रदर्शन किया जाएगा। इस लिहाज से पुलिस जो है तैनात कर दी गई है। लेकिन यहाँ जो मंडी समिति है, वहां पर बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हो रहे हैं और एक प्रदर्शन की योजना बन रही है। जी, प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही है और इसको देखते हुए सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कंचन? क्योंकि इस तरीके के इनपुट हालांकि पहले मिल जाया करते हैं जिसको लेकर के सुरक्षा के इंतजाम व्यापक किए जाते हैं। जी देखिए, कई थानों की पुलिस यहाँ पे बुलाई गई है। इसके अलावा पीएसी भी लगाई गई है जहाँ पे प्रदर्शन, खास तौर पर जो हेलीपैड है जहाँ पे कि उसके घेराव की बात कही गई थी, वहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस लगी हुई है। इसके अलावा जो मंडी समिति जहाँ पे कि किसान जमा हो रहे हैं, वहाँ पे पूरी तरीके से पीएसी और पुलिस ने उसे घेर रखा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कंचन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो मां शक्ति की आराधना का महापर्व है नवरात्र। ये वो अवसर है जब मां और संतान सीधे आमने सामने होते हैं। तो इसी क्रम में आज जनता टीवी आपको भारत नेपाल सीमा पर स्थित मां पाटेश्वरी का दर्शन भी कराएगा और उनका महत्व भी बताएगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। बलरामपुर जिले के तुलसीपुर कस्बे में भारत नेपाल सीमा पर स्थित इस शक्ति पीठ पर देश के कोने कोने से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। देवी पाटन की गिनती माता के 51 शक्ति पीठों में से होती है। यह मंदिर काफी प्राचीन बताया जाता है।
मान्यता के मुताबिक यहाँ देवी सती का बाया स्कंद पट सहित गिरा था। देवी भागवत, स्कंद पुराण, कलिका पुराण और शिव पुराण में इस मंदिर का जिक्र मिलता है। माँ की सेवा करने के लिए पंचमी तिथि को नेपाल से नाथ संप्रदाय के पुजारी आते हैं और दशमी तिथि तक माँ की पूजा वही करते हैं। मंदिर के अंदर सूर्य कुंड भी है। मान्यता है कि द्वापर युग में सूर्य पुत्र महारथी कर्ण ने इस कुंड में स्नान करने के बाद परशुराम से दिव्यास्त्रों की दीक्षा ली थी। इस कुंड में स्नान के बाद कुष्ठ और चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक देवी पाटन शक्तिपीठ मंदिर के गर्भगृह से पाताल तक अति प्राचीन सुरंग बनी हुई है और जहां त्रेता युग से अखंड ज्योति जल रही है। बताया जाता है कि इस ज्योति में मां दुर्गा शक्ति रूप में विराजमान है। इस गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि इसके शीर्ष पर कई रत्न जड़ित छतर और ताम्र पत्र पर दुर्गा सप्तशती अंकित है। चैत्र और शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ मेले का आयोजन होता है। ये मंदिर प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है और शासन की तरफ से भी किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, क्योंकि इस समय कोविड चल रहा है और कोविड को देखते हुए मेले की व्यवस्था पूरी चार चौबंद कर दी गई है। किसी भी रास्ते से अगर दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं तो एक तो जो है उनकी स्कैनिंग होगी, दूसरा इस चीज़ को श्योर किया जाएगा कि वो मास्क लगा के जाए अंदर दर्शन करने के लिए और 2 गज की दूरी बना के रखें। ये जगह जगह पर हम लोगों ने हर पॉइंट पर टीम लगा दी है। प्रशासन के भी लोग रहेंगे, शासन के भी लोग रहेंगे, इसमें मंदिर प्रशासन के भी लोग रहेंगे। देवी पाटन का दूसरा नाम पातालेश्वरी देवी के रूप में विख्यात है। मान्यता है माता सीता का पाताल गमन भी देवी पाटन से हुआ था। उस समय की सुरंग आज भी गर्भगृह में है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक माता की आरती के दौरान जब घंटे बजने शुरू होते हैं तब आसपास के सभी पक्षियों का समूह मंदिर की छत पर इकट्ठा हो जाता है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि सिद्ध रत्ननाथ और गुरु गोरखनाथ को यहीं पर सिद्धि प्राप्त हुई थी। साथ ही भगवान शिव के कहने पर गुरु गोरखनाथ ने सिद्ध शक्तिपीठ की स्थापना की थी, जिसका उल्लेख शिलालेख में मिलता है। यहाँ खंडित मां सती का बायां स्कंद पाटंबर समेत आ गिरा था और माता सीता का पाताल गमन भी यहीं से हुआ था। इसलिए मां पाटेश्वरी के इस मंदिर को योग पीठ व शक्ति पीठ दोनों माना जाता है। इसके साथ ही यहाँ कण कण में देवी देवताओं का वास है। मां सबके कष्ट हर लेती हैं, सुख देती हैं, अपना वात्सल्य लुटाती हैं। जनता टीवी के लिए बलरामपुर से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट।